स्वागत है आपका शाइनिंग स्टार्स विद सावित्री में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवाते हैं इस कार्यक्रम में जो पूरे समाज ही नहीं पूरे देश के लिए शाइनिंग स्टार होते हैं। आज के हमारे मेहमान हैं भारत के सबसे बड़े स्टार सोलर पावर प्रोवाइडर क्लीन मैक्स सोलर कंपनी के फाउंडर एमडी, राजस्थान की जान और पूरे भारत की शान, अत्यंत उत्साही, व्यवहार कुशल, छोटी उम्र में बड़े कामों को अंजाम देने वाले सीए मिस्टर कुलदीप जैन। चलिए पहले कुछ झलकियां देख लेते हैं इनके कामों की, लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि देखिए मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत मेरे लिए करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगे या बुरा लगे कमेंट जरूर दें। तो आइए कुछ झलकियां चुनिंदा हम देख लेते हैं सोलर पावर की, क्लीन मैक्स पावर की। डेयर एंड ड्रीम अवार्ड 2019 for Power and Energy category, Grandmaster Award for HR Excellence, Platinum Award for Excellence in Health and Safety of Workers, Sustainability Solution Provider Award, Grandmaster Award for Asset Management Excellence, International Award for Transformational Change in the Field of Infrastructure. Among 120 countries participation, India got second time this award in London. Mr. Kuldeep Jain, founder and MD of CleanMax Solar, has won an award for the Best Green Entrepreneur of the Year at the Stars of the Industry Award 2018 ET Now. तो आइए प्रेजेंट करती हूँ क्लीन मैक्स सोलार के एमडी कुलदीप जैन। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार। आप सिर्फ जैन समाज के ही नहीं पूरे भारत के गौरव हैं। कुलदीप जी, क्या आपको पता था कि इस लॉकडाउन में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत यानी मेक इन इंडिया का नारा देने वाले हैं? आप तो पहले ही शिखर पर पहुंच गए और आपने इतनी ऊंचाइयां हासिल कर ली। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये सोलार सिस्टम है क्या, यानी इसमें क्या होता है? बहुत से लोगों को पता नहीं है, तो आप थोड़ा ब्रीफ में बताइए कि सोलार सिस्टम है क्या चीज। यूं देखेंगे तो पूरे विश्व में जो एनर्जी बनती है वो सब सन से यानी कि सूर्य देव से आती है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप प्लांट खाते हैं, तो प्रश्न ये उठता है प्लांट को ग्रो करने की क्षमता कैसे मिलती है? प्लांट को ग्रो करने की क्षमता सनलाइट से प्लांट फोटोसिंथेसिस के माध्यम के द्वारा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ग्रो करता है। तो वो अपन फिर प्लांट को खाते हैं और अपन भी ग्रो करते हैं। तो यूं देखें तो पूरी दुनिया में एनीवे एनर्जी सिस्टम्स आर कमिंग फ्रॉम सन एंड सनलाइट। सोलर सिस्टम आज के दिन में अगर कहा जाए तो ये है कि वो सूर्य रोशनी से बिजली का उत्पादन, सूर्य रोशनी से बिजली का उत्पादन यानी कि सोलर सिस्टम, सोलर पावर सिस्टम, राइट। सो वो काफी प्रचलित हो रहा है आजकल, क्योंकि एक तो बहुत एनवायरमेंट पोल्यूशन के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही क्लीन है, बहुत फायदेमंद है, और दूसरी बात उसके खर्चे भी इतने कम हो गए हैं कि अब वो नॉट ओनली एनवायरनमेंट के लिए बेनिफिशियल है लेकिन कॉस्ट में भी थोड़ा सस्ता पड़ रहा है। तो कॉस्ट प्लस एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, इसलिए
थोड़ा प्रचलित हो रहा है। ये तो बहुत अच्छी चीज है। और अब ये बताइए, आप अच्छे खासे सीए, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास की, कितने लोग कोशिश करते निकल नहीं पाते, आप सीए बन गए, फिर आपने वो लाइन छोड़कर ये लाइन कैसे पकड़ ली? सीए तो खैर मैं 1997 में बन गया था, और तब मैं 21-22 साल की उम्र थी। तो उसके बाद मैं एमबीए करने चला गया। मुझे लगा कि अगर थोड़ी और पढ़ाई नहीं की तो शादी हो जाएगी, तो इसलिए मैं सौभाग्य था मेरा कि मेरा आईएम अहमदाबाद में एडमिशन भी हो गया। तो फिर मैं एमबीए करने आईएम अहमदाबाद चला गया। फिर वहां से मैं ग्रेजुएट हुआ 25 साल की उम्र में, और मेरी नौकरी लगी एक बड़ी कंसल्टिंग कंपनी में, मैकिंजी एंड कंपनी करके। वहां पे फिर मैं 12 साल काम किया। और जब मुझे एंटरप्रेन्योर बनना था तो मैं सोलार के बारे में और एनर्जी के बारे में काफी समझ थी, तो मैं कहा इस फील्ड में एंटरप्रेन्योर बना जाए। तो इस प्रकार से मैं इधर आया। बहुत बढ़िया। यानी शादी के डर से आप इतना आगे बढ़ गए, लेकिन फिर भी शादी तो हुई। चलिए, अच्छी बात है। अब ये बताइए, जो आपने ये नई लाइन पकड़ी, क्या आपके परिवार में कोई ये काम कर रहा था, या आपको कैसे गाइडेंस मिला, क्या क्या चैलेंजेस आए, और कैसे आपने इसमें इतनी उन्नति की? क्या था कि जब मैं कंसल्टेंट था तो मैं मैकिंजी के लिए एनर्जी सेक्टर में इंडिया में काफी काम करता था। हालांकि मुझे तब भी इतनी सौर ऊर्जा पे जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे ये लगा कि ये जो आने वाले समय में ये कैच ऑन करेगा, और इसलिए अपने शुरू से इसमें लग जाएं तो आगे जाके कुछ बेनिफिट्स हो सकता है। तो इसलिए मैं इस लाइन में घुसा, और बाकी तो सीख लेते हैं। अच्छा, आज आपके कितने प्लांट्स हैं और कितने प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं, और क्या क्या आप इसमें कर रहे हैं आगे? हम लोग साल के लगभग 150 प्रोजेक्ट तो केवल रूफटॉप सोलार में कर लेते हैं। अच्छा। साल के 150, तो यानी कि हफ्ते में हर हफ्ते 3 या 4 हमारे लग जाते हैं रूफटॉप सोलार में। और रूफटॉप सोलार का बिजनेस जो है वो इंडिया में सबसे बड़ा है, और दुबई और थाईलैंड में भी है। अच्छा। और फिर हम लोग लगाते हैं बड़े विंड पावर प्रोजेक्ट्स। वो भी साल में वो प्रोजेक्ट बड़े होते हैं, एक एक प्रोजेक्ट 250-300 करोड़ का होता है, साल में 1 या 2 लग जाते हैं। और अभी लग रहे हैं कर्नाटका में और गुजरात में। तो वो एक दूसरी चीज है। और फिर बड़े सोलार प्रोजेक्ट्स भी लगाते हैं, वो साल के 1 या 2 लगाते हैं। वो भी पर प्रोजेक्ट 200-250 करोड़ रुपए का होता है, तो वो भी साल में 1 या 2 लगा देते हैं। तो साल में लगभग 700-800 करोड़ रुपए के हम लोग प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, जो हम लोग ओन करते हैं और उससे बिजली बेचते हैं। अच्छा, तो ये आप लोग मैनेज कैसे करते हैं? आप बता रहे हैं 150-200 आपके प्रोजेक्ट हैं, तो ये सब मैनेज कैसे करते हैं? आप तो एक जगह बैठे हैं, और यहाँ से आप कंट्रोल कैसे करते हैं इतना सब? मेरा मतलब नेटवर्किंग वगैरह आप कैसे मैनेज करते हैं? ये आश्चर्य की बात है। अच्छे लोगों को हायर करो, वो लोग मैनेज करते हैं, मैं नहीं मैनेज करता हूँ। टीम मैनेज करती है। ये अच्छा। असलियत होती है। और यदि टीम अच्छी नहीं हो तो आप खुद नहीं मैनेज कर सकते, आप खुद बियॉन्ड अ पॉइंट ग्रो नहीं कर सकते। तो अच्छे लोग आपको मिलते कहाँ हैं, उनको आप ढूंढते कहाँ हैं, और वो कैसे आपके प्रति अच्छे बने रहते हैं? मतलब ऐसी कौन सी घुटी आप उनको पिलाते हैं कि वो आपके लिए इतना बढ़िया काम करते हैं और बड़े अच्छे बने रहते हैं, आपके काम को आगे बढ़ाते हैं? ये आपने एकदम सही प्रश्न पूछा है, क्योंकि मैं तो मानता हूं कि मेरा लगभग 20% टाइम लोगों को ढूंढने में और उनको प्रोत्साहित करने में ही जाता है। अच्छा। और
इसमें काफी फैक्टर्स आते हैं। एक तो मैंने ये देखा है कि ऑलवेज हायर द बेस्ट। अक्सर लोग क्या करते हैं कि लगता है कि भाई अभी पहले 5 या 10 या 20 लोग मैं जो हायर करूंगा वो एकदम सस्ते से सस्ते हायर करो क्योंकि खर्चे संभालने हैं, और उसके बाद टीम अच्छी बना लेंगे। लेकिन होता क्या है कि जो लोग आते हैं वही और अच्छे लोगों को खींचते हैं। तो आवश्यक है डे 1 से बेस्ट लोगों को हायर करना, और उसका मतलब है आप ढूंढते रहो, क्योंकि जब आप छोटे होते हो तो आपको जैसे लोग चाहिए वो आपके कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी में आपके छोटी कंपनी को ज्वाइन करने को तैयार हो नहीं हो, ये सब फैक्टर्स होते हैं। दूसरी चीज ये है कि वी ऑलवेज स्टार्टेड हायरिंग यंगर पीपल एंड ट्रेनिंग देम अप। तो जैसे हम लोग जब 5 लोग की कंपनी थी, अब तो खैर 250 लोग हो गए, लेकिन जब 5 लोग भी थे तो अगले 3 रिक्रूट करने के लिए आईआईटी जाया करते थे कि हम लोग आईआईटी से लेके टैलेंट डेवलप करेंगे, उनको स्ट्रेट फ्रॉम आईआईटी हायर करेंगे, उनको ओवर टाइम ग्रूम करेंगे। और जब वो सिस्टम चालू किया था 5 साल पहले चालू किया था, अब अगर मैं देखूं एटलीस्ट मेरे बिजनेस डेवलपमेंट टीम में ज्यादातर जो सीनियर लोग हैं वो उस सोर्स ऑफ टैलेंट से आए हैं जो हमने आईआईटी से हायर किए और अपने आप डेवलप किए। ऐसा केवल बिजनेस डेवलपमेंट में नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग में भी हम लोग कॉलेजेस डायरेक्टली गए, उनको हायर किया, उनको ट्रेन अप किया, और वो अब बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट भी होना चाहिए, एंड थोड़ा आई फाइंड ऑलवेज यंगर टैलेंट को स्ट्रेट कॉलेज से हायर करो, कंपनी की मोरल्स, वैल्यूज एंड कैपेबिलिटी में ग्रूम करो। लास्टली आई ऑल्सो फाइंड कि लोग तभी आकर्षित होंगे और तभी रहेंगे जब उन्हें रहने में अपनापन और इंसेंटिव लगे। तो आई ऑलवेज इंश्योर कि सबके पास इक्विटी शेयर्स है कंपनी में। केवल ये कभी ऐसा किसी को नहीं लगना चाहिए केवल एक जने की कंपनी है, ये आपकी कंपनी भी है अगर आप क्लीन मैक्स में एम्प्लॉय हो, क्योंकि आपके पास भी शेयर्स है। और जितना बेस्ट हो पाता है कॉम्पेंसेशन में वो करना चाहिए, वो क्योंकि यदि वो नहीं हो तो आप अच्छे लोगों को एक बार आकर्षित कर भी लो तो वो रहेंगे नहीं रुकेंगे। मतलब आप अपने छोटे भाई जैसा उनको मानते हैं और उनको भी इतना ही राइट देते हैं कि वो निर्णय ले सकें, और अगर कभी गलती हो जाए तो आप फिर उनसे कैसे डील करते हैं? मान लीजिए बड़ी गलती हो गई। टू अर्न इज ह्यूमन, सब गलती करते हैं। अच्छा, और वो आपकी बात मानते भी हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनको मान भी उतना ही देते हैं, उनको सुविधाएं भी उतनी देते हैं, और उनका महत्व भी आपकी कंपनी में उतना ही ज्यादा है। तो वो भी आपको बड़े भाई की तरह मानते हैं और इस तरह आप लोग मिलजुल कर काम करते हैं। ये बहुत ही अनुकरणीय बात है। थैंक यू। और कुछ बोलना चाहेंगे आप अपने एम्प्लॉइज के बारे में? मतलब क्या क्या सुविधाएं देते हैं आप उनको? सुविधा के तौर पे तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि कोई विशेष सुविधा है जो बाकी जगह नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एक पारिवारिक फील है। तो पारिवारिक फील है तो 2-4 चीजें करते हैं हम लोग सुविधा के तौर पे, जैसे इंश्योरेंस भी है। तो भी हमने इंश्योरेंस डील्स ऐसी की हैं हमारे एजेंसीज के साथ कि लोग अपने माँ बाप का भी इंश्योरेंस ले सकते हैं, वरना सीनियर सिटीजन्स का मेडिकल इंश्योरेंस करवाना इतना आसान नहीं होता है, बट कंपनी पॉलिसी के थ्रू है तो इसलिए हो जाता है। तो वो एक प्रकार की सुविधा है। दूसरी सुविधा ये है कि जैसे हमारा काफी यंग स्टाफ है, तो लोगों की जब शादी होती है तो उनकी वाइफ के नाम या अगर वुमन एम्प्लॉय है तो उनके नाम, तो लेडी इन द मैरिज के नाम सर्टेन पोर्शन ऑफ द सैलरी इज गिवन एज अ गिफ्ट विच इज ओनली इन हर नेम, एंड वो इनफैक्ट हम लोग फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं और लेडी को 1 साल बाद मिलता है, क्योंकि हमको लगा कि यदि शादी के वक्त ही दे दें तो पति या ससुराल वाले शादी एक्सपेंसेस में उसको खर्च कर देंगे,
तो हमने कहा कि भाई ये एफडी के लिए, वुमेन ऑफ द हाउस के लिए होगा, तो एटलीस्ट साल भर बाद सब मुंह खुल जाता है नई फैमिली सेटिंग में, एंड दे कैन कीप दैट मनी फॉर देमसेल्व्स एंड देयर यूज। तो ऐसे एंड सब एम्प्लॉइज के पास स्टॉक्स है, सो वो भी एक मायने रखता है। बहुत बहुत बड़ी बात है। तो एक तो इनका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, और इनको लगता है कभी तकलीफ आएगी तो ये पैसे हमें काम आएंगे, और वो आपसे बंधे रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बॉन्डिंग आपने अपने एम्प्लॉइज के साथ रखी, और मैं सोचती हूँ आपके काम का बहुत सारा श्रेय आपके एम्प्लॉइज को जाता है, जिनको आपने ट्रेंड किया और जो आपके साथ में आपका काम कर रहे हैं। ये अनुकरणीय बात है और बहुत अच्छी बात है। अब एक बात और, आपकी कंपनी इतना बड़ा फाइनेंस लेकर चलती है, तो आपने ये फाइनेंसर ढूंढे कहाँ से, और खास तौर पे इंटरनेशनल फाइनेंसर जिनको लाना कितना मुश्किल है, लेकिन आपने ये सब क्या काम किया कैसे, इतना बड़ा फाइनेंस कैसे बनाया, और कितना है फाइनेंस? तो हमने इक्विटी के तौर पे लगभग 800 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट लाए हैं फ्रॉम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। तीन इन्वेस्टर हैं हमारे। एक तो है वॉबर्ग पिंकस, जो इंडिया में सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है। दूसरा है आईएफसी, जो वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है। और तीसरा है यूके गवर्नमेंट। तो यूके गवर्नमेंट ने भी अपने क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में हमें इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये तीन इक्विटी इन्वेस्टर्स कुल मिला के लगभग 800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है लोन, मतलब प्रोजेक्ट होता है तो उस पर लोन होता है। लोन फाइनेंसिंग सारी इंडियन बैंक्स और इंडियन एनबीएफसी से होता है, वो हमने रेज किया है। लगभग आई वुड थिंक 1400-1500 करोड़ रुपए लगभग होगा। बहुत, इतनी बड़ी राशि और इतना बड़ा काम, कितना आपने इसमें श्रम लगाया है अपना, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप ये बताइए कि जैसे हम लोग तो बिल्डिंगों में रहते हैं जहां फ्लैट्स होते हैं, तो वहां पर सोलर प्लांट लगाए जा सकते हैं? हर फ्लैट को उससे लाइट मिल सकता है? नहीं, टिपिकली नॉट, बिकॉज क्या होता है कि अच्छा। सोलार में आपको छत पे काफी जगह चाहिए, और बिल्डिंगों छत पे जगह चाहिए जहां पे शैडो नहीं आए, क्योंकि शैडो आता है तो मॉड्यूल फिर पावर नहीं बना पाता। तो क्या छत पे लग सकता है? बिल्कुल, हम लोग हफ्ते के 3 प्लांट लगाते हैं, तो ऑब्वियसली लग सकता है। लेकिन फ्लैट्स के छतों में क्या होता है, एक तो जगह कम होती है, दूसरा वहां पे टेरेस पे लिफ्ट का बैंक होगा, पानी की टंकी होगी, सीढ़ी होगी, तो उससे काफी शैडो पड़ता है। सो अक्सर इट इज नॉट अ गुड आइडिया, लेकिन मतलब काफी बिल्डिंग्स में होता है ये, और कुछ जगह में मेक सेंस, काफी जगह में इट मे नॉट मेक सेंस। लेकिन जो जैसे डेफिनेटली अगर फैक्ट्री है वहां पे 100% मेक सेंस, क्योंकि फैक्ट्री में छत की जगह ज्यादा होती है। हाँ, इसलिए वहां लग सकता है। और बारिश में और ठंड में जब सूर्य नहीं आते, तब फिर क्या होता है? थोड़ी कम सौर ऊर्जा बनती है, और गर्मी में थोड़ी ज्यादा सौर ऊर्जा बनती है, लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ता है जितना यदि लोग सोचते हैं। ऐसा मानना है लोगों का, अरे बारिश आएगी तो बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बारिश आएगी तो भी होगा, लेकिन कम होगा। और ये हो सकता है कि किसी दिन बहुत ही भयंकर बादल है, ऐसा लग रहा है कि दिन में भी रात है, वो एक अलग वन ऑफ इवेंट है। लेकिन बाय एंड लार्ज जुलाई अगस्त के महीने में भी मार्च से 20% कम होगा, लेकिन बिजली अच्छे से बनती है। हाँ हाँ। अच्छा, लोग बिना सोचे समझे ऐसा बोल देते हैं सोलार सिस्टम बेकार है। मैं बताऊं आपको, एक ने छत पर लगाया, अब उस पर झाड़ की छाया पड़ रही थी तो सोलार काम नहीं कर रहा था। दूसरा उसने ये बताया कि उसके ऊपर बंदर कूद रहे थे। अब छत पर बंदर आते हैं तो सोलार वालों की क्या गलती है?
और दूसरी बात ये, उन्होंने जो नीचे स्टैंड लगाए, जो पिलर्स लगाते जिसके ऊपर फिटिंग होती है, ये वो इतने कमजोर थे कि 2 साल के हवा पानी में गिर गए, फिर बोलने लगे ये सोलार सिस्टम ही बेकार है। अच्छा, घर में जब सोलार लगा लिए तो इतने ज्यादा उत्साही हो जाते लोग कि रात दिन घर में दिवाली मनाते हैं, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट चलाएंगे, सारी लाइटें चलाएंगे। अरे तो कोई भी चीज की एक लिमिटेशन होती है, रात दिन दिवाली मनाओगे, पूरे घर की लाइटें जगमगाओगे, तो सोलार बेचारा क्या करेगा। तो ऐसे अच्छा, और मैंने एक जगह देखा साल भर तक उन्होंने सफाई भी नहीं की। हम लोग कपड़े रोज धोते हैं, जिस पर गर्दे लग जाते हैं तो रोज धोते हैं, घर को रोज झाड़ते पोंछते हैं, लेकिन अगर पैनल को साफ नहीं करेंगे तो वो भी कैसे सनलाइट कैच करेगा। तो ये अलग अलग कारण होते हैं जिनकी वजह से सोलार सिस्टम की पावर कम हो जाती है। और एक कारण इन्वर्टर के बारे में आप बताइए कि इसका क्या रोल होता है। ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन सिंस आपने पूछा मैं समझाता हूँ। होता क्या है, जब सौर ऊर्जा बनती है हाँ। तो उसे कहा जा सकता है डायरेक्ट करंट पावर, एक टेक्निकल टर्म है डायरेक्ट करंट पावर। तो वो सौर ऊर्जा बनती है, लेकिन जो अपने घरों में या इलेक्ट्रिक सिस्टम में यूज होता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट एसी पावर होता है। तो वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर, अच्छा इट इन्वर्ट्स द पावर फ्रॉम डीसी टू एसी। अच्छा। तो पैनल बिजली बनाता है, फिर तार हाँ। खींचते हैं पैनल से जो बिजली को इन्वर्टर में लेके जाते हैं, इन्वर्टर उसको बदली कर देता है डायरेक्ट करंट से ऑल्टरनेटिंग करंट में, और फिर वो ऑल्टरनेटिंग करंट की बिजली जो है वो आपके घर के या दफ्तर के केबल लाइंस में जा सकती है। अच्छा, ऐसा। तो चाहे फैक्ट्री हो या घर हो, मेरे ख्याल से पहले ये कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि कितनी बिजली की खपत है, और उसके हिसाब से पैनल फिट करना चाहिए। ये मैं राइट हूँ? और आप बिल्कुल, एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस। तो अगर आप जैसे अगर आप घर भी बनाओ और सीमेंट की बजाय रेती का इस्तेमाल करो तो ढल जाए, तो उसमें अब कोई क्या कर सकता है। सिमिलरली अगर आप पैनल लगा रहे हो तो वो थोड़ी प्रॉपर इंजीनियरिंग, प्रॉपर सिस्टम से करना पड़ता है, वरना वो उसमें घाटा हो सकता है। टेक्नीशियन बढ़िया होना चाहिए, जानकार होना चाहिए, फिटिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये कितने साल तक काम करती है ये फिटिंग्स जो हम लगाते हैं? एक्चुअली सोलर पैनल 25 साल तक चलती है। ओह, 25 साल? तो बहुत लंबा चलता है, बहुत लंबा अच्छा चलता है। अच्छा। 25 साल के लिए नॉट ओनली 25 साल के बियॉन्ड भी चलेगा, लेकिन 25 साल तक मैन्युफैक्चरर वारंटी देता है। जैसे आज के दिन आप कोई इलेक्ट्रॉनिक खरीदते हो, 1 या 2 साल की वारंटी गारंटी मिलती है आपको। हाँ, सोलर पैनल में 25 साल की वारंटी गारंटी मिलती है। ओहो, बहुत बहुत इतना बढ़िया। स्टेबल, इतना परमानेंट सॉल्यूशन है। हाँ हाँ हाँ, ये तो अच्छी बात है। 25 साल की गारंटी मतलब आप एक प्रकार से निश्चित, एक पीढ़ी तो निश्चित हो जाती है। और बहुत सारी कंपनियां देती है ये सोलर प्लांट का जो सामान मिलता है, पैनल्स वगैरह, इसमें कंपनियां काफी हैं। हाँ, बहुत और है, कंपटीशन अच्छी है, काफी सारी अच्छा, कंपनियां। तो इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है कि नहीं, और कंपनी ईएमआई देती है कि नहीं? तो सरकार सब्सिडी तो खैर नहीं देती है और ना ही देनी चाहिए। जहाँ अच्छा। पे सब्सिडी देती, सरकार पैसा देगी, वहां बंटा धार होगा, तो बढ़िया है कि नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, कुछ प्रदेशों में घर के सोलार सिस्टम पे थोड़ी बहुत सब्सिडी मिलती है, ये भी है। अच्छा लेकिन एक्चुअली आवश्यकता नहीं है सब्सिडी। अच्छा। दूसरी बात ये है कि यदि ये ईएमआई पे खरीदा जा सकता है तो बिल्कुल हाँ। और यदि आप घर बना रहे हो तो आपका होम लोन ईएमआई पे भी ये लिया जा सकता है। अच्छा अच्छा, उसके साथ ही ये इसको उसके साथ भी एचडीएफसी, एसबीआई सब देते हैं। तो उसके अच्छा साथ आपको उसी इंटरेस्ट रेट पे आपको सोलार सिस्टम के लिए भी ईएमआई के हिसाब से मिल सकता है।
और अगर कंपनी है वो लगाते हैं तो उनको भी मिल सकता है। वर्ल्ड बैंक ने भी लाइन दी हुई है एसबीआई को फॉर फंडिंग सोलर प्लांट्स, तो उस रूप से भी मिला जा सकता मिला देते हैं। अच्छा, और ये एक बाइफेशियल सोलर प्लांट भी मैंने सुना, और वॉल माउंटेड सोलर प्लांट भी मैंने सुना। ये क्या चीज है और ये कितनी उपयोगी है? आप पूरा रिसर्च करके आए हैं। ये कुछ नई टेक्नोलॉजीज हैं, अभी तक मेन स्ट्रीम नहीं हुई है, लेकिन कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, हम लोग भी देखते रहते हैं। जैसे हमने भी दुबई में बाइफेशियल लगाया एक जगह, तो अच्छा, इसका टेक्निकल इवैल्यूएशन चलता रहता है कि ये उपयोगी है या अच्छा। नहीं है, वैसा करते रहते हैं। पर बाइफेशियल की वजह से अच्छा है कि ज्यादा पैनल लगाए जाएं, ऐसा नहीं लगता? क्योंकि नीचे कितना वो एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट, और बाद में वो कितना यूज आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ज्यादा अच्छा है? बाइफेशियल भी बहुत अच्छा है। कुछ उपयोग दृष्टिकोण से बाइफेशियल ज्यादा अच्छा है। यदि आपकी सपोज अच्छा, छत पे आप सफेद पेंट करवा दें, तो हाँ, सफेद पेंट करवाने से क्या होता है, तो जो सन की रेज आती है वो थोड़ी अच्छी रिफ्लेक्ट होती है। तो बाइफेशियल यानी कि दोनों साइड से पे सोलार मॉड्यूल है, एक मेन फेस है और नीचे पे भी सोलार का सेल लगा हुआ है, तो नीचे से भी वो थोड़ा और जनरेट करेगा। लेकिन उसमें काफी टेक्निकल स्टडी चाहिए कि व्हाट इज द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द सरफेस वेयर यू आर पुटिंग द सोलर पैनल। ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला हो जाता है। दुबई में कुछ जगहों में हमें लगा ये है तो हमने लगाया, हाँ। अच्छा, बाकी जगह नहीं लगा रहे। तो ये थोड़ी इवॉल्व हो रही है टेक्नोलॉजी, लेकिन काफी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं। जो पहले 5 साल पहले हम लोग एक मॉड्यूल में जितना बिजली बनती थी, उसी मॉड्यूल में अब 5 साल में डबल बिजली बन रही है। अच्छा। अरे, तो उतनी ही जगह में डबल पावर आउटपुट आ रहा है, तो वो काफी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स तो हो रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा है ना। इलेक्ट्रिसिटी की तो कितनी जरूरत रहती है, और अगर इसके माध्यम से अगर खर्चे आधे हो जाएं तो पूरे देश का पैसा बचता है। तो वो तो ये है, लगाना ही चाहिए मेरे हिसाब से बिल्कुल लगाना चाहिए। ऐसा। चलिए। खैर मैं तो अच्छा। इसी धंधे में हूं, तो मैं तो ये कहूंगा ही। नहीं, आपका भी तो ग्रो होगा ना, आपका बिजनेस भी लगाना ही चाहिए। अच्छा, एक एक चीज और बताइए। IIM अहमदाबाद, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, उससे आपका बड़ा इमोशनल रिलेशन है, आप बहुत भावुक हो जाते हैं। तो वो क्या कहानी है उसके पीछे, और आपने उनके लिए क्या किया अब तक? ग्रेटफुल होना यानी कि किसी का उपकार मानना बहुत अच्छी चीज होती है। लोग अक्सर, लोगों को लगता है कि भाई हम जहाँ पे पहुंचे हैं केवल हम अपने बलबूते पे पहुंचे हैं। कोई कहीं पे भी जी, अपने बलबूते पे नहीं पहुंचता है, कोई कहीं पे भी पहुंचता है क्योंकि आपकी जीवन की जर्नी में दूसरे लोगों ने, संस्थाओं ने मदद की, तो आप कहीं पहुंचे। तो IIM अहमदाबाद ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा बिजनेस स्कूल है। और मैं वहाँ 2 साल पढ़ा, 1997 से 1999। मेरे जीजाजी भी IIM अहमदाबाद के ही हैं। और बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उससे मुझे काफी कैटापुल्ट मिला, वहाँ पढ़ा, फिर अच्छी जॉब लगी, उससे कुछ और डेवलपमेंट हुआ, तो ऐसे रहा। तो IIM अहमदाबाद में अभी हम कुछ एक्स स्टूडेंट्स ने, यानी कि जो एलुमनाई है, हमने एक हाँ, एंडाउमेंट फंड चालू किया है फॉर अच्छा, फॉर द बेनिफिट ऑफ IIM अहमदाबाद। 1 या 2 महीने पहले उसका लॉन्च इवेंट था। तो शुरू करते हैं तो थोड़ा सीड कैपिटल हम 10 लोगों ने मिलके डाला है। तो 10 करोड़ रुपए सबने डाले हैं, तो 100 करोड़ रुपए हो गए फॉर IIM अहमदाबाद। बट केवल ये जर्नी की स्टार्ट है, काफी कुछ करना है अभी IIM अहमदाबाद। कितनी अच्छी बात है। जिसने आपको बनाया, आज आप उसे बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जिसने हम कहना उचित नहीं होगा कि हम बना रहे हैं, लेकिन हम मदद करना चाहते हैं।
अच्छा, जिसने हमें बनाया उसके पीछे एक है, हमारे माता पिता हमें बनाते हैं। प्रताप भाई राजमणि जी ये हमारे अच्छे मित्रों में से एक है। जी जी। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ क्योंकि समाज के लिए वो हीरे हैं, समाज को दिशा देने वाले व्यक्ति हैं। तो ऐसे, और आपकी बुआ जी भी बहुत धार्मिक है, सामाजिक कार्यों में जी आप बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। तो आप कितना उनसे सीखा आपने, और कितना आप समाज के साथ जुड़े हैं या धर्म के साथ जुड़े हैं? धर्म के साथ जुड़ने की दृष्टिकोण में मेरा कोई खास इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। ये तो बात सही है। इस मामले में मैं पीछे हूँ। और ब्रॉडर दृष्टिकोण से देखें तो समाज के लिए मेरी हर समय रुचि रहती है एजुकेशन के माध्यम में। मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि अपने समाज में मंदिर बहुत हैं लेकिन एजुकेशन के मंदिर कम है। जी जी जितनी अपनी समाज की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है जी। उतने और जितना धर्म में खर्चा होता है उतना एजुकेशन में खर्चा नहीं होता है। तो इसमें कोई सही गलत नहीं है, लेकिन हाँ। मेरा मानना इसलिए ये है कि जहां तक मेरा समय या मेरा कंट्रीब्यूशन है वो एजुकेशन में होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ये। और ये सबसे बड़ा धर्म है, समाज को आप नई दिशा दे रहे हैं, इसीलिए आज आप हमारे शाइनिंग स्टार हैं। अब ये बताइए कि मान लो मेरे बच्चे इस लाइन में आना चाहे, युवा वर्ग आना चाहे, तो उन्हें क्या करना चाहिए और किन किन तकलीफों से उनका सामना हो सकता है? मतलब नई पीढ़ी को आप बताइए। मैं तो हर समय यही कहूंगा कि इट डजंट मैटर कि नई पीढ़ी किस किस फील्ड में घुस रही है। आज के दिन ये अगर एक पॉजिटिव चीज है तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फील्ड ओपन अप हो रहे हैं और बहुत बिजनेस और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज उठ रही हैं। मेरा हर समय ये एडवाइस रहेगा टू परस्यू योर पैशन, एंड पैशन कैन बी इन बिजनेस बट इट कैन ऑल्सो बी in various other fields. It can be in dance, drama, art, movies, whatever it is in. So मेरा हर समय ये मानना होता है कि ये वही करना चाहिए जिसमें आपकी काबिलियत और रुचि ज्यादा हो। तो केवल क्योंकि आप बिजनेस फैमिली में हैं या जैन हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल धंधा कर सकते हैं, आप कुछ और भी कर जी सकते जी हैं। बहुत सारे लोग जी समाज में होते हैं जी जो कोई और रुचि या कैपेबिलिटी रखते हैं और अपने रुचि या कैपेबिलिटी हिसाब से काम करें तो खुशी भी होती है और कमाई भी होती है। बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति तो मुझसे कह रहे थे कि जब विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी हमको हेल्प करते हैं बिजली चोरी करने के लिए, तो हम सोलर प्लांट लगाए क्यों? तो ये भी एक गलत चीज है। यदि चोरी से ही जीना है तो सच बात है। तो लोग गलत फायदा भी उठाने लगते हैं, लेकिन सोलर प्लांट सचमुच में इस देश को खूब आगे तक ले जा सकता है। बहुत फाइनेंस हम बचा सकते हैं। अभी मैंने पढ़ा था कि सोलर प्लांट लगाने से नौसेना वालों ने सोलर प्लांट लगाया तो उनको हर महीने 30 लाख रुपयों की बचत होने लगी। कितनी बड़ी चीज है और कितनी बड़ी बात है। आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, ये हमारे समाज के और लिए सेना के लिए 2 प्लांट हमने भी लगाए हैं। अच्छा। तो मैं आपके लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी कि आप जी उनमें से नहीं है। कुलदीप जी, आप उनमें से नहीं है जो इतिहास पढ़ते हैं। आप तो वो हैं जो इतिहास गढ़ते हैं। आप वो हैं गढ़ते हैं। आपने इतिहास बनाया, ये समाज आपके ऊपर गर्व करता है। ये देश आप जैसे लोगों पर बहुत बहुत आभारी है आपका कि आपने इतनी अच्छी दिशा और दशा प्रदान की। आप मेरे प्रोग्राम में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। कई दिनों से मैं आपसे समय लेने का सोच रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं टकराव हो जाता था, लेकिन आज आप पकड़ में आ ही गए। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। हमारे बहुत प्रताप बहुत धन्यवाद। राजवाणी जी को भी नमस्कार कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।